नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी को हैरान कर दिया है। जी हां, तीनों ही राज्यों में कई प्रबल दावेदारों की रेस के बीच नए चेहरों को कमान दी गई है। ऐसे में आगामी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के बड़े प्रयोग को लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 से पहले 5 राज्यों के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाई। 3 दिसंबर को जहां चुनाव परिणाम आए तो करीब 10 दिन में तीनों ही राज्यों में सीएम फेस को लेकर तस्वीर भी साफ हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज दिया। तीनों ही राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी हां, बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी सभी को चौंका दिया है। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय, तो वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी से आने वाले मोहन यादव, तो अब राजस्थान में कई धुरंधरों के नामों की चर्चाओं के बीच भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। दिलचस्प ये भी है कि तीनों ही राज्यों में 2-2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम के ऐलान के साथ ही कहीं न कहीं एसटी, ओबीसी और ब्राह्मण यानी कि स्वर्ण समाज को प्रतिनिधित्व देने या फिर साधने का प्रयास किया गया। दिग्गजों के हाथों से सत्ता नए चेहरों को दे दी गई। अहम बात यह भी है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, यानी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ऐसे में हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इसी को लेकर बीजेपी की चुटकी भी ली। फिर भारतीय जनता पार्टी को करो बगैर पीएम के नाम सीएम की बात कर, मैं पीएम की बात कर रहा हूं तो सीएम की बात कर रहा हूं। जाहिर है 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव ने भी दस्तक दे दी है। हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर पार्टी दावा करती है कि पीएम मोदी का करिश्मा और कद लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा 24 को जहन में रखते हुए बीजेपी ने सीएम की कुर्सी के लिए नए चेहरे चुन लिए हैं। ऐसे में देखना यह है कि इन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत और तीनों नए चेहरों को दी गई कमान, साथ ही 2-2 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले का 24 के चुनाव पर क्या असर रहता है। हरियाणा में भी चुनाव करीब है।
हरियाणा की राजनीति कैसे प्रभावित होती है और 3 राज्यों से बनी बीजेपी की लहर का विपक्ष कैसे और क्या तोड़ निकाल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से। चौहान साहब, पहले विष्णु, फिर मोहन और मोहन के बाद अब भजन। क्या विजन है बीजेपी का और क्या मिशन लेकर चल रहे हैं 2024 के लिए नए चेहरों के साथ? भारतीय जनता पार्टी का विजन और मिशन, जहां तक आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो बड़ा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारत माता की जय, इसको अपना मिशन मानता है। भारत माता की जय उस सरलतम परिभाषा है हमारे मिशन की। हम उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना, इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमारे सारे राजनीतिक उपक्रम, परिश्रम, योजना, नीति, कार्यक्रम, सब चीजों के केंद्र में राष्ट्र रहता है। तो 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के दिग्गज नेता, विश्व के नेता के रूप में जिनका कद बढ़ा है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बना करके परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम के मिशन को जिस गति से वो आगे चल रहा है और गति देना चाहते हैं। तो अभी हमने 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आने के बाद नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया में भी इसी सूत्र, इसी मंत्र, इसी बात को ध्यान में रखा है। नई लीडरशिप, नए चेहरे, ताजगी, नई ऊर्जा और मिशन एक ही, विजन यही कि सरकार 24 में पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ या प्रचंडतम बहुमत के साथ हमको दिल्ली में, केंद्र में बनानी है। उस मिशन के साथ हम चल रहे हैं। आज कल में जो नेताओं का चयन हुआ है, वो भी उस मिशन पर हमारी निगाह को ही प्रतिलक्षित करता है। हमारी निगाह चिड़िया की आंख पर है। चिड़िया की आंख 2024 के चुनाव है। 2024 के चुनाव भी एक कदम है, एक चरण है। चिड़िया की आंख तो वास्तव में वो बात है जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, विकसित भारत, स्वर्णिम भारत, 2047 का विश्व गुरु भारत। उस दिशा में 24 बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है हम लोगों की निगाह में। तो वही उसी को आधार मानकर, उसी के आसपास चिंतन मनन करते हुए पार्टी ने नया नेतृत्व दिया है। और इसमें एक फैक्टर ज्योति जी आपने महसूस किया होगा, वैसे सब लोग ये मानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने विरोधियों को भी चमत्कृत करने के अभ्यासी नेता हैं, चौंकाने के अभ्यासी नेता हैं। अपने कार्यक्रम, अपनी भविष्य की रणनीति, अपने राजनीति के पैंतरे, उनका अनुमान वे अपने विरोधियों को तो कभी भी लगने नहीं देते। अपने संगठन के भीतर भी हम सहजता से ऐसा कुछ नहीं करते जिसका अनुमान मीडिया के मित्र या कभी कभी तो हमारे अंदर के लोग भी लगा पाए। तो मैं इस सारे में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, चौंकाने का जो एक राजनीतिक अंदाज है, उसको भी निजी तौर पर अब तो बल्कि जिसका अनुमान लगा लिया, जिसका नाम मीडिया में आ गया, चर्चाओं में आ गया, शायद उसका नाम ही कट जाता है। इस बात की भी सभी को चिंता रहती है कि नाम अगर चला तो नाम कटने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। बजरंग दास जी, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत। चला तो चला गया जी, चला तो चला गया, बिल्कुल। 3 राज्य, बीजेपी की जीत, 3 नए चेहरे। अब चौहान साहब ये कह रहे हैं नई लीडरशिप के साथ, नई ऊर्जा के साथ मिशन 24 में जुटने वाले हैं। देखिए ज्योति जी, हर एक पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में जुटी हुई है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हो, चाहे केंद्र का लोकसभा चुनाव हो, यहाँ तक कि 30 स्टेटों के अंदर जो नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक निजी मामला है।
मर्जी आए किसी को बनाए और मर्जी आए किसी को घर बिठाए, वो इनका आपका निजी मामला है। यहाँ तक कि आप देखोगे जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे, इसमें शिवराज जी चौहान है, वसुंधरा जी है, या आपके सामने वो रमन सिंह जी है, तीनों की उम्र मोदी साहब से छोटी है, कम उम्र के। और मोदी साहब ने अच्छे ढंग से उनको किनारे लगा दिया। मोदी साहब का एक ही फार्मूला है, मोदी साहब हो या अमित साहब, भाई अपने काबू में, अपने कब्जे में सबको रखो, सबके ऊपर दबाव बनाए रखो। जबकि इनको मार्गदर्शन के अंदर डाल दिया और खुद इनसे ज्यादा उम्र के हैं, जबकि शिवराज चौहान जी जो है वो 64 साल के हैं, मोदी साहब 73 साल के। नहीं, उम्र का तो कोई हवाला नहीं दिया गया ना गर्ग साहब, उम्र का तो कोई हवाला दिया नहीं गया है। तीनों राज्यों में सीएम पद के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था। ज्योति जी मुझे बोले थे आधा मिनट के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी कोई उम्र का हवाला नहीं था, उनको भी दे दिया ना। आपके सामने आप अच्छी तरह समझती है और पूरा देश समझता है, हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है। एक बात तो ये होगी, मेरे साथी ने कहा भी मिशन 2024 बड़ी अच्छी बात है, हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना उद्देश्य है। मैं एक बात बताता हूँ, ये बाद में कहेंगे अंगूर खट्टे हैं। हरियाणा के अंदर मतलब आज ये स्थिति है, भाजपा सरकार से, बीजेपी सरकार से हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, चाहे आपका व्यापारी हो, आम नागरिक बेहद दुखी है। मेरे से ज्यादा आपके चैनल के रिपोर्टर आप जानते हो, क्यों जानते हो कि ज्योति जी आपके रिपोर्टर, ये हरियाणा न्यूज बड़ा प्रमुख चैनल है, आपके रिपोर्टर हर जिले के अंदर, शहर के अंदर, मंडी के अंदर, कस्बे के अंदर घूमते हैं, आपके पास सारी रिपोर्ट होती है भी कौन आदमी, जनता क्या चाहती है। आज जनता का मन बन चुका है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर सबक सिखाकर घर बिठाना चाहती है, इससे मुक्ति चाहती है, इससे झूठी सरकार नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और नौकरी देने की बजाय इन्होंने नौकरी छीनने काम किया है। ये वो लोग हैं जो कहते थे किसानों की आय 2 गुना करेंगे, आय 2 गुना नहीं की, खर्चे जरूर इन्होंने 2 गुना कर दिए। आपके सामने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेश की जनता को 1.5 साल से नगर पालिका, नगर निगम में धक्के खा रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए। और क्या है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर घोटाले पर घोटाला, जबकि दुनिया भर के, जबकि नगर निगम के चेयरमैन कमेटी ने, हिसार की कमेटी ने, सोनीपत की कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगाया, प्रस्ताव पास किया, भाई ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये प्रॉपर्टी आईडी की जो सर्वे हुई है सरासर गलत हुई है, इसकी पेमेंट रोकी जाए। ये मुद्दे तो बजरंग दास जी आप हर एक राज्य में उठा रही है आपकी पार्टी, लेकिन विडंबना तो ये है ना कि आपके मुद्दों को जनता सिरे से खारिज कर रही है। केवल 3 राज्यों में बचे हैं आप, और सत्ता के भागीदार के नाते बात करें तो केवल 6 राज्यों में। ज्योति जी हमारे जो मुद्दे हैं, हम मुद्दे नहीं, जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्या जो मैं आपको गिना रहा हूँ। कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं, जनता जो हम जाते हैं जनता के बीच में, जनता जो ट्राई कर रही है, जनता जो हमारा आगे समस्या रखती है, वही समस्या हम मीडिया के सामने रख रहे हैं, वही समस्या आपके सामने रख रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ ज्योति जी, हालात ऐसे है 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से जाना पूरी तरह से तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आपकी इसी बात के साथ में डिबेट को आगे ले जाते हुए रेड्डी साहब, कांग्रेस तो इस बात को लेकर उम्मीद कर रही है कि बीजेपी का हरियाणा से जाना तय है। हालांकि 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है पीएम मोदी के चेहरे पर, उसे लेकर दावा ये जरूर किया जा रहा है। अगर एक वाक्य मुझे कहने दें तो, केवल एक वाक्य चौहान साहब, जल्दी कहिएगा, सिर्फ एक वाक्य। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग दास जी गर्ग, उनके तमाम नेताओं ने हमें इन चुनावों से पहले ये कहा था कि हमारा राजस्थान में जाना तय है, मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे, मध्य प्रदेश से चले जाएंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे। इनके तमाम आरोपबाजियों, इनके तमाम कयासों, षड्यंत्रों के बावजूद इन तीनों राज्यों की जनता ने हमें लौटाया है ना।
हरियाणा में भी यही होगा। आप दावा कर रहे हैं हरियाणा में भी ये होगा, ठीक है। हिमाचल और कर्नाटक का आप लोग दावा करते हैं, हिमाचल कर्नाटक तेलंगाना ये आप लोगों के पास है अभी। हिमाचल कर्नाटक में बीजेपी क्या कहती थी, हमारी सरकार आई तो कहती थी ना, दोनों राज्य उनसे खोजते थे। चलिए ठीक है, सभी ओके, सभी जीत का दावा तो सभी करते हैं। रेणु साहब से बात करेंगे, इनके भी एक ही विधायक है लेकिन ये भी दावा करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सभी को अधिकार है दावा करने का। रेणु साहब, 3 राज्यों से जो बीजेपी की लहर एक बार फिर से साबित हुई है, पीएम की अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया है उससे बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हम मिशन 24 लोकसभा भी जीतेंगे, हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का अपना दावा है कि हमने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता। कवर करके लग रहा है। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत मिला। इसको हम प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। हाँ। और इतने बड़े बहुमत के बाद, इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जो इनको एमएलए मिले 115, 163, 53, आखिर उन एमएलए की कहाँ पूछ हुई? क्या उनसे पूछा गया? क्या उनको उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार था उनको दिया गया? यदि लोकतंत्र में 25 से मुख्यमंत्री निकलने लग जाएंगे तो जनता ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम किया था उस प्रतिनिधि का क्या होगा? यानी इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। केवल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे विधायिका के चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इनमें सिर्फ 2 ही मुख्य चेहरे हैं जिनके अनुसार इनकी भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ता है। इससे स्पष्ट हो गया कि इनमें लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात, गैर जातीय राजनीति करने का दावा करने के लिए कितनी समझदारी से इन्होंने जातीय समीकरण बढ़ाने का काम किया है। आदिवासी से लिया, ओबीसी से लिया, ब्राह्मण समुदाय से लिया और इस प्रकार से जो 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं वहां भी जातियां बढ़ाने का जो काम किया, इससे एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि विपक्ष के द्वारा जो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, सरकार ने अपनी हार मानते हुए उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने का काम किया। केवल मात्र अपनी जो घमंड को जारी रखते हुए ये घोषणा नहीं कर सकते कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन अंदरूनी खाने से ये पार्टी हार गई। और मध्य प्रदेश में तो पहले भी ओबीसी थे, मध्य प्रदेश में तो ओबीसी थे, राजस्थान में ओबीसी थे। गहलोत साहब स्वर्ण लेकर आएगी बीजेपी वहां पर। हाँ बिल्कुल शिवराज चौहान जी भी ओबीसी से थे और वो लगभग 18 साल से वहां का शासन संभाले हुए थे। तो ऐसी कौन सी बात आ गई थी उनको बदलना पड़ा? वो बात भी मैं बता देता हूं आम आदमी पार्टी आपके चैनल के ऊपर, क्योंकि ये पहले जो अभी मोदी एरा चला हुआ है, मोदी युग चला हुआ है और अटल युग के जितने भी नेता थे उनको एक एक करके निदेशक मंडल में भेजने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कल को ये नेता जो 18 साल से लगातार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, कहीं वो नरेंद्र मोदी से लंबा रिकॉर्ड बनाते हुए ऊपर की लालसा ना पनपा लें, प्रधानमंत्री के सपने ना देखने लग जाएं। इसलिए अटल एरा के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको निर्देशक मंडल में भेजने का काम किया जा रहा है। और वो भी इस तरीके से मोदी युग में आयुष्मान युग के डॉक्टर आदरणीय मोदी जी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई देते हैं जिसका उनको बोलने तक की भी गुजारिश वो नहीं कर सकते और वो आयुष्मान भारत की आयुर्वेद की दवाइयां खिला करके उनको निर्देशक मंडल में भेजने का काम करते हैं। अब बात आती है हरियाणा प्रदेश की। ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश के और हर प्रदेश की समीकरण अलग अलग होते हैं, हर प्रदेश की बातें अलग होती है। जिस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में, देखिए मैं तीनों मुख्यमंत्रियों को अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। किसी भी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए, चाहे जैसे भी बनाए गए, लेकिन उनकी लॉटरी खुली है। चाहे वो लोकतांत्रिक तो नहीं है रेणु साहब, देखिए टेक्निकली ये क्या है कि ठीक है ऑब्जर्वर भेजे गए, हाईकमान का जो भी कहना था वो बात हुई, विधायक दल की बैठक में विधायकों के सामने नाम रखा गया। देखिए अलोकतांत्रिक अलग हो जाता है, विधायकों ने
ये डेफिनेटली हुआ है कि विधायकों ने नाम के साथ सहमति तो दी है, सर्वसम्मति से हुआ है। ये दावा भी कर रही बीजेपी कि जिस पर्ची पर नाम जो लिखा था विधायकों ने अपनी सहमति दी है उस पर। तो ये तो है नहीं कि किसी विधायक ने आकर कहा हो कि नहीं हम इस नाम के साथ सहमत नहीं है, हम अलग जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे या फिर अलग पार्टी बनाएंगे। बताइए ज्योति जी, हिम्मत नहीं छोड़ी किसी को ऐसा कह दे। आएंगे चौहान जी। जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने पर्ची वसुंधरा राजे जी को थमाने का काम किया और जब वसुंधरा राजे जी ने वो पर्ची खोली और उसके एक्शन, उसके गेस्चर्स आप देख करके समझ सकते हैं कि स्वयं इतने लंबे समय तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी और जो आज भी एक बहुत बड़े दल की नेता होने का दावा करती है, उसको आखिरी समय तक ये नहीं पता था कि इस पर्ची के अंदर आखिर लिखा क्या है। ठीक है, तो इसको आप चलिए मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ूं उससे पहले चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं पता था चौहान साहब, ये केवल जो कि इनेलो का कहना है कि केवल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फोन पर या फिर पर्ची में जो भी नाम बताते हैं उसे ही चुन लिया जाता है, तो इसमें कहाँ लोकतंत्र है और कहाँ विधायकों की चलती है विधायक दल का नेता चुनने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अधिक लोकतंत्र अगर इंडियन नेशनल लोकदल में होता या है तो ये हमको उपदेश देते हुए अच्छे लगते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र की दुहाई वो राजनीतिक दल और उस राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता दे रहे हैं जिस पार्टी में न घर में लोकतंत्र है, न राजनीतिक परिवार में लोकतंत्र है, न पार्टी में लोकतंत्र है, और तो और बातचीत और व्यवहार में भी लोकतंत्र नहीं है। जो सत्ता में रहे तब भी लोकतांत्रिक तरीके से जिन्होंने सरकार नहीं चलाई, जो धक्काशाही के लिए जाने जाते हैं हरियाणा में और इसीलिए सत्ता से निकाल बाहर किए गए, वो हमारे भीतर के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय निश्चित तौर पर विमर्श के साथ आपस में चर्चा करके प्रजातांत्रिक तरीके से ही होते हैं। और कितनी स्मूथली वसुंधरा राजे बहुत बड़ी नेता हैं हमारी, निश्चित तौर पर उनका कद बहुत ऊंचा है। जितनी सहजता से ज्योति जी उन्होंने पर्ची थामी और उस पर्ची पर जो नाम आया उस नाम का उन्होंने उसको पढ़ दिया और वो एक नए कार्यकर्ता, अपेक्षाकृत कम उम्र के कार्यकर्ता, उनके हाथ में प्रदेश की कमान सब लोगों ने सहमति से दे दी। इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसा होता है क्या? इनके यहाँ नेता एक परिवार में से पैदा होते हैं क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं बहुत विनम्रता से, रेड्डू साहब, क्या कोई इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जो चौटाला ना हो, जो अभय सिंह चौटाला ना हो, वो सपना देख सकता है क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावेदार होने का? हालांकि आपकी राजनीतिक हैसियत फिलहाल हरियाणा में ऐसी नहीं है। स्वर्गीय हुकुम सिंह है इनके पास, हालांकि वो कैसे हालात में बने, कैसे कितने समय के लिए रहे, वो भी एक चर्चा का विषय है। कल भी हम बात कर रहे थे डिबेट में। हुकुम सिंह जी परिस्थितियों का उत्पाद थे और नहीं, उस बात से मैं एग्री करती हूं। मैं एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए केवल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रेड्डू साहब, हमसे बेहतर लोकतंत्र ना आपके यहाँ है ना बजरंग जी की पार्टी के यहाँ है। ठीक है चौहान साहब, आपने कुल मिलाकर सारी है, आप ये कह रहे हैं इनकी पार्टियों में तो लोकतंत्र है ही नहीं, तो ये तो कम से कम सवाल ना उठाएं। रेड्डू साहब, आप भी एक वाक्य में कहिएगा क्योंकि उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट भी जोड़ने हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही वाक्य। इस लोकतंत्र के बारे, इनके लोकतंत्र के बारे में यह जानना चाहता हूं, प्रदेश की पूर्व में रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को पर्ची मिलने के बाद पता लगता है कि किसका नाम मुख्यमंत्री के लिए चयनित किया गया है। यदि उनको पहले पता था या उनकी सलाह ली गई थी तो पर्ची थमाने की क्यों जरूरत पड़ी, इस बात का स्पष्टीकरण देने का काम करें। चलिए, मैं आगे ये सवाल जरूर पूछूंगी क्योंकि प्रस्ताव तो देखिए तीनों ही राज्यों में, तीनों जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे पार्टी के, उनकी ओर से ही रखे गए नाम के। प्रियदर्शनी जी, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है, एक तरह से रिस्क भी है क्योंकि बहुत कम समय बचा के लोकसभा चुनाव में जो दिग्गज और बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे, उनको दरकिनार शायद हम कह सकते हैं, उनको ना चुनते नए चेहरे चुने गए बीजेपी की ओर से। कैसे देखते हैं? देखिए ज्योति जी, कल रात को ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी एक प्रसिद्ध ओटीटी प्लेटफॉर्म में कि तानाशाह के अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, और सबसे बड़ी जो खूबी इसमें तानाशाह के अंदर क्या खूबी होती है, सबसे बड़ी खूबी जो एक तानाशाह के अंदर होती है कि जो पुरानी जड़ें हैं,
जो अपनी जड़ बना चुके हैं, उनको कैसे काटना है, ये एक तानाशाह को बहुत अच्छी तरह से आता है। और ऐसा कोई भी आप इतिहास में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तानाशाह ने पहले पुरानी जड़ें काटी हैं और ऐसे लोगों को पैराशूट से उतारा है जो सिर्फ यस मैन हो, पपेट हो। और यही काम किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। उनको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, उनको राज्य से कोई मतलब नहीं है, उनको ये मतलब नहीं है कि जो उन्होंने वादे कर रखे हैं 450 रुपए की गैस सिलेंडर देंगे, 27,000 कुंटल के करीब 2700 कुंटल के करीब वो अनाज देंगे। इन योजनाओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाडली योजना हर घर में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जरूर उनको फर्क पड़ता है कि अगर कोई यस मैन उनका नो मैन ना हो जाए। आप ये सोचिए कि ऐसे लोग जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अनुभव ना हो, जिनको कोई भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का अनुभव ना हो, ऐसे अनुभवहीन लोगों को अगर आप सत्ता, चौहान साहब जब आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, कृपया बताइए भगवंत मान को कौन सा अनुभव था? मेरा समय खत्म हो जाएगा तब आप मैं तो कह रहा हूँ भगवंत मान को कौन सा अनुभव था ये बता दीजिए। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। बस इसी का दे ऐसे व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन आप अगर दे देंगे तो इससे ये पता लगता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। जिस पार्टी ने अपने ही संगठन में लोकतंत्र की हत्या कर दी हो, उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो देश में लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे? जी, क्या नए चेहरों को फिर अधिकार नहीं है लोकतंत्र में? बिल्कुल अधिकार है। पहली बार जो विधायक बनता है, क्या नियम ऐसा है कि जो पहली बार विधायक बना वो सीएम नहीं बन सकता? बिल्कुल या उसको कम आंका जाए? कितने एग्जाम्पल्स है जो बने हमारी पार्टी में ही है। जिनको अनुभव है वो भी तो कभी पहली बार सीएम बने थे। बिल्कुल है, हमारी पार्टी में एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। हमारी पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र किसी पार्टी में नहीं हो सकता। कौन सा प्रशासनिक अनुभव है? हमने खुले आम जनता से पूछा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। जब जनता ने वोटिंग की कि भगवत मान होना चाहिए चौहान साहब, तब हमने जनता को जनार्दन मान के भगवत मान कौन से कानून में लिखा है जनता से पूछना है? भारत का कौन सा कानून कहता है कि जनता से पूछकर मुख्यमंत्री बनाना है? जन के नेताओं को आप ये बात को डिनाई नहीं कर सकते चौहान साहब, बताइए पहले जो 3 चेहरे आपने साइडलाइन किए हैं, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, आपने जो ये 3 चेहरे जो साइडलाइन किए हैं चौहान साहब, वो सारे के सारे एक जन के नेता थे। क्या ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं ये क्या जन के नेता हैं? अब आते हैं हरियाणा पे भी आना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं रेणु जी की एक बात का बोलना चाहती हूँ कि रेणु नहीं है यहाँ पे, इनोलो की जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं, ठीक है, मैं उनकी बात का भी जवाब देना चाहती हूँ कि भाई पहले कहते हैं ना, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। तो पहले वो अपना घर संभाले, उसके बाद प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बातें करें। ऐसे बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। खैर, अब आते हैं हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी यही पहला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इन्होंने जो किया था वो हरियाणा में किया था। एक यस मैन जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए बोझ बन गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3 लाख 60,000 करोड़ का हमारे पर कर्जा कर दिया है, जो दंगे हो रहे होते हैं उसे पता नहीं होता, सीआईडी की रिपोर्ट नहीं लेता, ऐसा यस मैन जो सेंट्रल की हर बात पे हाँ बोलता है। क्या हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था? नहीं चाहिए था। जनता ने खारिज कर रखा है खट्टर साहब, खटारा जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप हरियाणा से कोई ताल्लुक रखती हैं क्या? आपकी पार्टी का हरियाणा से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। ना कोई एक विधायक आपका हरियाणा में एक विधायक नहीं जिनका, एक सांसद नहीं जिनका, वो हरियाणा के ऊपर कौन बोझ है? कौन की सरकार भी बनाएंगे? क्या बेतुकी की बातें करने आ गई आप? नहीं, 2024 इसी तरीके से आपने माहौल बनाया था हमारा पंजाब में। वहम में हो। हम किसी वहम में सरकार नहीं, तो गोवा में भी बनाने गए थे, राजस्थान में भी बना रही थी बहन जी, उत्तर प्रदेश में भी बना रही थी, आपको उत्तराखंड में भी बना रही थी। नो, बेतुकी बातें मत करिए, तर्कपूर्ण बात करिए अगर आपने करनी है तो। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ पे दंगे हो जाते हैं वहाँ पे इनको
पता ही नहीं होता है, इनको रोकना तो पड़ेगा, इनको तो रोकना पड़ेगा, इनको हरियाणा का कुछ पता नहीं है। मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, आधी से अधिक डिबेट हो चुकी है, मैं उनको अभी तक चर्चा में नहीं जोड़ पाई हूँ। प्रियदर्शनी जी, ये क्या शब्द है कि सीएम बोझ है राज्य पर? बिल्कुल है राज्य पे बोझ, इससे ज्यादा बोझ किस पे होगा? ऐसा कौन सा वर्ग है जो जमीन शर्म करिए, शर्म करिए, आप आलोचना ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको लगता है ठीक है, आप लोगों का तो एक भी विधायक नहीं, फिर बीजेपी ये कहती है। आप लोगों ने अगर मुद्दों के साथ आप लोगों ने चुनाव लड़े भी तो जनता ने सिरे से खारिज किया, कहीं जमानत नहीं बचा पाएंगे आप लोग अभी तक। हम ज्योति जी मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। देखिए बहुत देर हो चुकी है, चुनाव लड़े ही नहीं है। आप मैं बताऊं जिस तरीके से नहीं, वहाँ भी आप लोग लड़े हैं। मैं हरियाणा की भी बात कर रही हूँ, मैं हरियाणा की भी बात कर रही हूँ। हरियाणा में वहाँ भी आप लोग नोटा से पीछे रह गए, वहाँ भी नोटा से पीछे रह गए। हरियाणा में जहाँ ठीक है, लड़ेंगे जिस तरीके, ठीक है। अभी मैं डिबेट को आगे ले जाती हूँ। सुभाष जी, एक तरह से पीढ़ीगत परिवर्तन इसे कहा जाएगा। 3 बड़े चेहरे, अभी देखना ये है कि क्या उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्या उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि तीनों राज्यों से बीजेपी हाईकमान इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि पीएम के नाम पर, पीएम के चेहरे पर लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, मजबूती से लड़ सकते हैं। हाँ देखिए ज्योति जी, संदेश तो ऐसा ही मतदाताओं ने दिया है और ये किसी राजनीतिक दल के विरोध करने से बातें तो स्पष्ट नहीं होती, बल्कि मतदाता अपने निर्णय से इन चीजों को क्लियर कर देता है कि वो क्या संदेश देना चाहता है। तो 3 राज्यों या बल्कि 4 राज्यों में भी जो चुनाव हुए हैं और 5वें मिजोरम में भी, तो उससे मतदाताओं ने अपना स्पष्ट मत दिया है। और उनमें से बहुतायत अगर बहुमत की बात करें तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। तो इससे एक मजबूत आधार प्रधानमंत्री को मिला है ये बात कहने का, उनकी शख्सियत, उनकी करिश्मेटिक जो लीडरशिप है उसको मजबूती मिली है। बहरहाल ये जो जहां से आपने जो हमारे यहाँ सवाल किया जनरेशनल चेंज की जो बात आपने की, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूं कि वास्तव में जो जनरेशनल चेंज है किसी भी पार्टी का, उसको लाइव रखने का, मतदाताओं में आकर्षण बनाए रखने का या मतदाताओं में अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने की दृष्टि से या स्वयं को रेलिवेंस प्रासंगिक बनाए रखने की दृष्टि से भी ये बहुत आवश्यक है। जिस मद में मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा पीछे रही, उन्होंने इन चीजों पर फोकस नहीं किया जिसके कारण से वो पिछड़ रही है। वही कारण रहा इनेलो की दृष्टि से, जहां वो पिछड़ रही है, जिसके कारण से उनके जनरेशन को, उसके गैप को भरने की कोशिश नहीं की गई या बदलाव में जो सॉफ्टली बदलाव होने चाहिए वो नहीं हुए, जिसके कारण से वहां टूट की स्थिति पैदा हुई। और आम आदमी पार्टी में बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता आरोप प्रत्यारोप में, क्योंकि आपने जनरेशनल चेंज की बात की, तो ये किसी भी पार्टी, किसी संगठन, किसी राजनीतिक दल के लिए बहुत आवश्यक है। और उसी दिशा में मुझे लगता है कि मोदी जी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। क्योंकि ये ऑल लोकतांत्रिक तब होता अगर कहीं से विरोध का स्वर सामने आता। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि पर्ची से किसी का नाम सामने लाया गया, नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी का नाम तय किया, सुझाया और उसको बहुतायत में सर्वसम्मति से तीनों ही राज्यों के विधायकों ने उसे सर्वसम्मति से मान लिया। किसी का विरोध स्वरूप कोई स्वर सामने नहीं आया है, तो इसलिए इसको ऑल लोकतांत्रिक कहना मेरे हिसाब से अभी वर्तमान हालात में सही नहीं होगा। रही बात इसके जो आप राजनीतिक निहितार्थ की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक निहितार्थ हैं। जो आपने टैगलाइन आज अपने प्रोग्राम का दिया है कि जो 24 की बात है, निश्चित रूप से इसका असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जातिगत संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। एक मुख्यमंत्री किसी समाज का और 2 उप मुख्यमंत्री किसी अलग अलग समाज की। तीसरी बात, और तीनों ही राज्यों में ये फॉर्मूला उन्होंने अपनाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय संतुलन है ये भी बड़ा मायने रखता है। अगर आप बात करें हरियाणा की, पिछले 50-60 सालों की राजनीति में लगातार यहाँ क्षेत्रवाद और जातिवाद, जो क्षेत्रीय असंतुलन है विकास की दृष्टि से मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, उसके भेदभाव के आरोप लगते रहे, भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। तो क्या उन चीजों से निकलकर अगर नए चेहरे को लाकर राजनीति में स्थापित करने की कोशिश हो रही है, तो इसमें मुझे ऐसा कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं दिखती है। और अगर आप किसी यंग व्यक्ति को पार्टी में आप सामने लाकर देते हैं और वो भी विधायक चुने हुए हैं, चाहे वो पहली बार आए क्यों ना हो, अगर आप उसको मौका दे रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है उसका विरोध करने का? मुझे अभी तो कोई तर्क नहीं दिखता इस मामले में। और जैसे हरियाणा की अगर आप बात करें तो यहाँ हमेशा क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय असंतुलन विकास की दृष्टि से इसके आरोप लगते रहे हैं।
जिसको बांटने की कोशिश होती है। अब एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों से। हरियाणा का इतिहास रहा है कि आप देखेंगे किसी स्पेसिफिक एरिया से ही मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे हैं, अगर आप मनोहर लाल जी को छोड़ दें तो ऐसे में जो असंतुलन होता था स्वाभाविक उसका असर पड़ता था राज्य के विकास पर, और लोग उसमें से बहुतायत में बहुत ऐसा क्षेत्र होता था जो उससे वंचित रह जाते थे। तो ऐसे में देखिए ये तो जनता चाहती है इस प्रकार के निर्णय लिए जाएं। हाँ, ये बात जरूर है, एक समय आपको देना पड़ेगा इन तीनों मुख्यमंत्रियों को, उसका असर क्या दिखता है आने वाले समय में, उसकी कार्यशैली कैसी होती है, कैसा कामकाज होता है, क्या उन राज्यों के मतदाताओं के जो सवाल हैं, जो उनके विषय हैं, उसको वो एड्रेस सही तरीके से ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब जाकर इस पर मैं कांग्रेस से एक सवाल कर लेती हूँ एक बार। बजरंग दास जी, ये बोल्ड डिसीजन तो है बीजेपी पार्टी के, चूंकि कांग्रेस में भी हम देखते हैं करती कांग्रेस भी रही है ये, लेकिन उस वक्त ये लगा कि मान लीजिए भजनलाल को बनाते हैं, नाराज वीरेंद्र सिंह भी हुए थे या बंसीलाल अलग चले गए थे, अपनी सरकार उन्होंने अपनी अलग पार्टी से बनाई 96 में, और जब हुड्डा साहब को बनाया गया तो भजनलाल भी कुछ समय के बाद पार्टी से किनारा कर गए थे। और कुछ समय के बाद क्या उसी वक्त भी हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन देखा गया, शक्ति प्रदर्शन देखा गया, नारेबाजी देखी गई। तो बीजेपी में कम से कम ऐसा नहीं होता है। देखिए ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी मन में चाहे किसी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी को मंत्री बनाए या किसी को हटाए, इसके बारे में हमारा किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। मगर एक बात सारी देश की जनता भी जानती, आप भी जानते हो, आप मेरे मुंह से कुमाना चाहते हो, ये सिर्फ एक प्रेशर की राजनीति है। मोदी साहब, अमित साहब दोनों ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को हम दबाव में रखें, कोई व्यक्ति उभरे ना, कोई व्यक्ति ऊंचा ना उठे। ऊंचा उठेगा तो उनको अपनी कुर्सी का खतरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी नेता उभरता है उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश इन्होंने तीनों स्टेट के अंदर किया है और तीनों स्टेट के अंदर नए चेहरे लाए हैं ताकि उनके दबाव के अंदर पूरी तरह से कब्जे के अंदर तीनों मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप समझ लीजिए ज्योति जी, जो हकीकत बात है मैं आपके सामने खुले तौर पे कहता हूँ, ये रबड़ की स्टैंप है, नाम मुख्यमंत्री जरूर है। जो भी चिट्ठी ऊपर से आएगी, जो भी टेलीफोन ऊपर से आएगा वो काम होगा। जैसे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर भी सिर्फ मोहर का काम करते हैं, अपनी दिमाग से नहीं, ऊपर से जो आदेश आ गया वो लागू होना है। अपनी तरफ से एक काम गिरा दे, हरियाणा के अंदर एक काम जनता के हित में किया हो, एक काम व्यापारी के हित में किया हो, एक जनता के लिए खुले तौर पर कहता हूँ, जनता के लिए 1 रुपए की छूट इन्होंने दी हो। चलिए मैं जवाब लूंगी इस बात का कि पैराशूट से सीएम उतार दिए जाते हैं, सभी पैनलिस्ट ये कह रहे हैं। तो ठीक है, जो आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी को पसंद के चेहरे उनको मौका दिया जाए। 10 सेकंड चलिए, ठीक है 10 सेकंड। मैं कहना चाहता हूँ कि सबरी जवाब की राजनीति क्या होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख के दी जाती है, आप राजस्थान में जाके कहिए हम 450 रुपए रसोई गैस सिलेंडर राजस्थान में देंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री हरियाणा का, फिर हरियाणा के जनता को मोदी का। चलिए वो भी हम कई बार डिबेट में पूछ चुके हैं। राजस्थान का घोषणा पत्र था, ठीक है ठीक है, हरियाणा के लोगों के जहन में आता है कि हरियाणा में क्यों नहीं दे सकते इतना सस्ता गैस सिलेंडर। आपकी बात भी एक हद तक जायज थी, लेकिन राजस्थान का घोषणा पत्र उसे बीजेपी बताती है, जो कि था भी। चौहान साहब, ये जो बार बार जातीय गणना की बात हुई, ओबीसी को लेकर बार बार बातें की गई कांग्रेस की ओर से, क्या इसका भी कोई दबाव रहा कि सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों ने भरपूर की है, सभी दलों को साधने का प्रयास किया है, सभी समुदायों को, दरअसल अलग अलग समुदाय से सीएम बनाए, 2-2 डिप्टी सीएम हर एक राज्य में दिए गए। देखिए ज्योति जी, गलती से ही सही, लेकिन रेड्डू जी के मुंह से एक शब्द निकल गया कि ये जो नेता हमने तय किए, नए मुख्यमंत्री बनाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने समझदारी से जातिगत संतुलन बनाया है। इस देश की राजनीति में और इस देश में और दुनिया में कहीं भी अगर कोई समझदारी से संतुलन बनाकर काम करता है, सबको प्रतिनिधित्व देता है, असंतुलित होकर सियासत नहीं करता, सबके विकास की चर्चा करता है या उसके लिए निर्णय करता है,
तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि सोच समझकर संतुलित निर्णय के ऊपर हमारे प्रतिपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं। हुड्डा साहब तो अभी से कह रहे हैं 4 समुदाय 4 डिप्टी सीएम अगर कांग्रेस में आए। अभय ये कह रहे हैं कि अगर सरकार में आए 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक शेड्यूल क्लास से होगा, एक ओबीसी से होगा। मैं वहीं आ रहा था। दूसरा, जो हम पर सवाल उठा रहे हैं ज्योति जी, वो स्वयं किस तरह की कुटिलतापूर्ण जातीय राजनीति करते हैं, गैर प्रजातांत्रिक राजनीति करते हैं, वो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय हमारे प्रजातांत्रिक तरीके से लिए गए संतुलन बिठाने वाले फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं रेड्डू जी को भी और दूसरे पैनलिस्ट मित्रों को भी बताना चाहता हूं, ये जातियों को भिड़ाने की बात करते हैं, जातीय महत्वाकांक्षाएं जगाकर जाति का पैंतरा फेंक कर वोट मांगने की बात करते हैं। हमने चुनाव से पहले कोई जातीय पैंतरा किसी प्रदेश में नहीं फेंका था। रुक जाओ बहना, इनको रोक दीजिए विकास जी को। पंजाब में आप लोगों ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, आप लोगों ने बनाया नहीं। वो अलग बात है। पंजाब में आप लोगों ने भी कहा था दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग वादा नहीं करते। ये गलत बात है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, बीच में ना बोलें ये कृपा करके। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे दल जो आज भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को लेकर चिंतित हो रहे हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इनमें से कोई भाजपा का हितैषी है क्या? कोई चाहता था कि भाजपा की सरकार आए? भाजपा की सरकार इनको पसंद नहीं, भाजपा इनको पसंद नहीं, लेकिन हमारे कुछ नेता जो वरिष्ठ हैं उनके स्थान पर नए नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके लिए ये घड़ियाली आंसू यहाँ पर बहा रहे हैं। मुझे इनकी समझ और राजनीतिक जो रुक जाओ, मुझे रुको सुन लो मेरी बात। देखिए, पहले आम आदमी पार्टी वाली बोली, अब ये बीच में टपक रहे हैं। कोई बात है क्या? मुझे बजरंग दास गर्ग समेत इस पैनल में बैठे सभी मित्रों की राजनीतिक बुद्धिमत्ता पर इसलिए हंसी आ रही है कि वे उन चीजों के लिए भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन मुद्दों पर, जिन मोर्चों पर वे बहुत कमजोर हैं, बहुत बुरी अवस्था में है। बताइए अहंकार बता रहे हैं। मैं फिर इनको एक सांस नहीं निकालने दूंगा, इतने बड़े आदमी नहीं है। नो अहंकार बता रहे हैं। सभी जिससे भी प्रश्न पूछा जाए केवल बोलेंगे, सभी को म्यूट किया जाए। इसके अलावा मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं केवल 2-3 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों के चयन में नई ऊर्जा, नए चेहरे, ताजगी और सादगी, इन चीजों को महत्व दिया है। आपको मालूम है, राजस्थान में जब विधायकों की तस्वीर खिंचवाई जा रही थी, हमारे वो विधायक भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वे कहीं तीसरी पंक्ति में ऐसे खड़े थे, बिल्कुल सादगी के साथ। इनके यहां होता है क्या ऐसा? इनके यहां आपने ही बताया कि पार्टी तोड़ देते हैं अगर मुख्यमंत्री ना बनाए तो उपदेश हमको जो दे रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। हमने जिनको आम आदमी पार्टी की नेता जो प्रवक्ता, उनको बताना चाहता हूं, ये कहती है इनके यहां बड़ा भारी लोकतंत्र है। इनके यहां अगर लोकतंत्र होता तो कुमार विश्वास मक्खी की तरह निकाल बाहर नहीं किए जाते। इनके यहां अगर लोकतंत्र होता तो आशुतोष कहीं ना कहीं इनकी सरकार में विधायक, मंत्री और नहीं तो प्रवक्ता होते इनकी तरह। तो जो एक पार्टी, एक परिवार, जो पार्टियां एक परिवार की पार्टियां हैं, वे उस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घसीटने की कोशिश कर रही हैं, जिसने अधिकांश समुदायों को इन नेताओं के चयन में प्रतिनिधित्व दिया है, सामुदायिक संतुलन बनाया है। और हरियाणा के बारे में एक वाक्य, हरियाणा में जिस तरह का जातिगत और क्षेत्रीय असंतुलन था सियासत में, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको भी दूर किया है। और हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने जिन पर ये सवाल खड़ा करनी बात, आप लोगों पर भी सर माफ कीजिए सर, आखिरी कमेंट मुझे एक वाक्य, ये वाक्य मुझे पूरा करना पड़ेगा। चलिए जल्दी बात पूरी करें। बोल रहा था ना मैं, जल्दी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं, जिन मनोहर जी की क्षमताओं पर ये आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है बिल्कुल नौसिखिया प्रवक्ता आ गई आज आपकी डिबेट में, अब भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये बताना चाहता हूं, उन मनोहर जी ने हरियाणा में
असंतुलन की राजनीति, चाहे वो क्षेत्रीय असंतुलन हो चाहे जातीय असंतुलन हो, उस राजनीति को खत्म किया है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस मंत्र को व्यवहार में लाकर अगर किसी ने दिखाया तो वो मनोहर अभी जी मैं और टाइम नहीं दे पाऊंगी। रुकिए प्रदर्शनी जी, आप ये जातीय असंतुलन की जो बातें, रेणु साहब, जात पात की राजनीति करने के आरोप कांग्रेस पर भी बीजेपी लगाती रही है, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते रहे हैं। क्या इसी बात का डर के कि आप लोग भी पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे अलग अलग समुदाय से, यानी जो इन राज्यों में देखा गया है जात पात को, जाति को लेकर जो समीकरण साधे गए हैं वो हरियाणा में भी दिखेगा? आपकी पार्टी भी इसे लेकर तैयारी कर रहे हो? देखिए, हमने कोई जाति पाति की बात नहीं की। हमने ये कहा भाई यदि मुख्यमंत्री जाट आता है तो 2 दूसरी जातियों से, जिसमें बड़े समुदाय, एक दलित समुदाय है और दूसरा बैकवर्ड समुदाय है, उसमें उस समुदाय में से कौन सी जाति का बनेगा कौन सी का नहीं बनेगा वो सत्ता आने के बाद की बात है। उसमें किसी भी जाति का हो सकता है, किसी विशेष एक जाति का हमने नाम नहीं दिया। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि एक ब्राह्मण, लेकिन आप मुख्यमंत्री का पद अभय सिंह के लिए रिजर्व करके चलते हो। बीच में मत बोलिए चौहान साहब, आप मुख्यमंत्री का पद अभय सिंह के लिए रिजर्व रखते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के लिए रिजर्व रखते हैं। नहीं, मैंने पीसीआर में कहा था जो भी दूसरे के बारे में जो भी बोले उनको म्यूट करें। ठीक है रेणु साहब, मैं म्यूट करा रही हूँ ना सबको, आप इस पर मत बोलिए, अभी आप अपनी बात रखिए। नहीं बोले, आप इस विषय पर नहीं, मुद्दे पर बात करें। आज का जो डिबेट का मुद्दा है उस पर बात करें। देखिए, ये जो है दूसरों की सलाह देने वाले ये कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू ना बहाएं। हम घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे, हमारे तो आंसू ओरिजिनल निकलने शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को इग्नोर करने का काम किया, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये हरियाणा की बात मैं करता हूं। ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश में इस नए मुख्यमंत्री ने जिनका अनुभव नहीं था, उसकी कमी को हरियाणा प्रदेश को भुगतना तो पड़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नए कहा है साहब, 9 साल तो पूरे कर चुके हैं। आपकी पार्टी में तो लगातार कोई भी मुख्यमंत्री 9 साल पूरे नहीं कर पाया, रिपीट भी नहीं कर पाए। ज्योति जी, आप मुझे बोलने दो प्लीज। नहीं, जब आप नए मुख्यमंत्री कहते हैं तो क्या ये फैक्चुअली गलत है कि नए तो नहीं है, 9 साल पूरे कर चुके हैं? अभी नए नहीं है, शुरू में जो नए बने थे, जब प्रारंभ में पूरी गुजरात के प्रशासनिक अधिकारियों को बिठा करके शासन को चलाने का कार्य किया गया था, वो भी पूरा प्रदेश जानता है। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, सारी टीम प्रशासन की गुजरात से आकर के यहाँ बैठी थी, उन्होंने काम संभालने का काम किया था। ज्यादा बातें कहेंगे तो टाइम दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए, हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का हाल क्या बना हुआ है? आज ये एक नई रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें हरियाणा के 182 कॉलेज में से केवल 28 कॉलेज मान्यता के योग्य पाए गए हैं, बाकी अनफिट कर दिए गए हैं। क्या ये शिक्षा का स्तर है? आज हरियाणा प्रदेश में क्रैच सेंटरों के ऊपर हरियाणा सरकार ने फीस लागू करने का काम कर दिया है। जो बच्चियों को फ्री शिक्षा देने की बात करती है, काफी अहम मुद्दे हैं ये, लेकिन आज की डिबेट का विषय ये नहीं है, फिर कभी इन पर चर्चा कर लेंगे। आगे समय नहीं मुझे अलाउ कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी को काफी देर से कुछ कहना है, जी जी जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी मैंने पढ़ी है कि बीजेपी का प्लान क्या है। बीजेपी का प्लान है VRS देना। अब अभी फिलहाल में इन्होंने तीनों मंत्रियों को VRS दे दिया गया है। अब VRS की फुल फॉर्म क्या है? कुछ जगहों पर पढ़ा भी, वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान दे दिया गया। और आप, आई एम श्योर, फिर ये आप सबने वीडियो भी देखा होगा कि किस तरीके का एक्सप्रेशन था वसुंधरा जी का, कि जिस तरीके से गुस्से से उन्होंने देखा राजनाथ सिंह को। और चौहान जी की ही दो बातों का जवाब मैं देती हूँ। पहली बातों की शब्दावली पे इनको भारतीय जनता पार्टी वैसे भी, जिसको कहते हैं बहुत ही महिला विरोधी पार्टी है, वरना इतनी पुरानी और इतनी मेहनती नेता को ये साइडलाइन नहीं करते, तो इसी से पता लगता है। दूसरी बात, घड़ियाली आंसू की जो इन्होंने बात कही, घड़ियाली आंसू बहाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दर्द ये है कि इसके बाद जैसे हरियाणा की जनता आंसू बहा रही है और असली आंसू बहा रही है, हमें डर ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से जनता अपने आंसू बहाएगी। सबसे बड़ी बात,
दूसरी बात की जाति समीकरण में आम आदमी पार्टी शुरू से ये बात बोलती है समय अगर रात तो आखिरी कमेंट लेंगे कि जात पात की राजनीति को तो हम महत्व ही नहीं देते। हमारा सिंपल और सोबर है कि हम लोग इसी बात पे यकीन करते हैं कि हमें अच्छे स्कूल बनाने हैं, इसमें ये कोई चर्चा नहीं करते। कल भी डिबेट में बात आई थी, सिसोदिया जिस वक्त जेल में गए तो क्या क्या ट्वीट किए गए थे उनकी जाति को लेकर। नहीं, कल बीजेपी प्रवक्ता विदु जी हमारे साथ थे, देखिए वो जाति के साथ तो हम जन्म लेते हैं, लेकिन उस जाति का हम सम्मान कैसे करते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। समय अभी कम है। सुभाष जी आखिरी कमेंट आपका। हरियाणा पर हालांकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, राजनीति के लिहाज से भी हरियाणा पर कितना असर आप देखते हैं? क्या बीजेपी को मजबूती यहाँ पर मिलेगी इन 3 राज्यों की जीत से? देखिए, राजनीतिक हवा जब एक बार मजबूती से बहती है किसी के पक्ष में तो उसको एक्सप्लॉइट करने का लोकतांत्रिक अधिकार हर पार्टी को है। और अगर भाजपा के पक्ष में आसपास के राज्यों में 3 राज्यों में अगर कोई ऐसी हवा बही है उनके फेवर में तो उसका दोहन तो वो करेंगे और उसको पूरी तरह से उसको भुनाएंगे। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिलहाल हवा बिल्कुल उनके फेवर में है और खासकर केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप जिसके बारे में ये बातें कही जा रही थी, आकलन दिया जा रहा था कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहा है। इन 3 राज्यों में मतदाताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका ग्राफ नीचे अभी नहीं गया है, स्टेगनेंट भी नहीं है बल्कि बढ़ा है। अगर मैं आपसे ये कहूं क्योंकि उनके वोट प्रतिशत वहां बढ़े हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस को भी वोट तीनों राज्यों को मिलाकर थोड़े बढ़े हैं, लेकिन भाजपा के वोट प्रतिशत बढ़े हैं, नीचे नहीं है। इवन आफ्टर दैट कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी की बात वो कर रहे थे, हाई रेटिंग क्लाइमेक्स पर है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन उसका कोई असर वहां होता नहीं दिखा। राजस्थान में आपने देखा, कह रहे थे कि बराबरी का टक्कर है, किस हालात में मतदाता ने कैसे कांग्रेस को कहां पहुंचाया और क्या भाजपा को इस तरह से सत्ता सौंप दी चाबी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें दम है, इसमें तर्क है और तथ्य भी है। चाहे अभी आज कांग्रेस के साथी प्रवक्ता गर्ग साहब न स्वीकार करें इस बात को, ये अलग बात है। और आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी जोर शोर से राजस्थान में चुनाव से पहले राजस्थान में इतनी दमदार रैलियां और क्या क्या जाकर वायदे भी किए थे। छत्तीसगढ़ में तो कितनी सभाएं की, ये सब बातें जग जाहिर है और किस तरह से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, लेकिन कितने प्रतिशत मतदाताओं ने उनको स्वीकार किया, ये इन चीजों को भी बड़ी साफ मंथन करने की जरूरत है कि नोटा को अधिक लोगों ने स्वीकार किया आम आदमी पार्टी के मुकाबले में। बजरंग जी सर स्वीकार करने जी सर बजरंग जी बहुत छोटा कमेंट, उसके बाद चौहान साहब आपसे भी आखिरी कमेंट। ज्योति जी, मेरे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। मैं यही बताना चाहता हूं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है, देश और प्रदेश के अंदर जात पात का जहर घोलना, जात पात की बात करना, भाई को भाई से लड़ाना। जहां जात पात की बात होती है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है 36 बरादरी को साथ लेकर काम करती है, साथ लेकर चलती है। देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। ये तो वोट के लिए भाई को भाई से लड़ाते हैं, वही कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। देश के अंदर हिंदू मुसलमान कौन करता है, मंदिर मस्जिद कौन करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान कौन करता है, हरियाणा के अंदर जात नॉन जात की राजनीति कौन। ठीक है बजरंग जी, चौहान साहब आखिरी चर्चा का अंतिम कमेंट आपका। तो जात पात ही बड़ा मुद्दा रहेगा इलेक्शन का हरियाणा में, आगामी लोकसभा में भी। ठीक है सर, बोले चौहान साहब आप बोले। और मुझे केवल ये कहना है कि हारे और नकारे हुए, निराशा के चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग, नेता या राजनीतिक दल ही नवीनता से, जवानी से डरते होंगे, भय खाते होंगे। भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग भी करती है, नया नेतृत्व भी देती है, ताजगी को आगे बढ़ाती है। हमारा ये मानना है कि नए लोगों को अवसर देना ये प्रजातंत्र की आवश्यकता है, ये प्रजातंत्र की खिलाफत नहीं है, प्रजातंत्र के खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो निर्णय किए हैं, नेताओं के चयन का जो निर्णय है, उसमें ये भाव साफ साफ दिखाई देता है कि हमने नई ऊर्जा को, तारुण्य को तरजीह दी है, महत्व दिया है। हमारे साथियों ने अगर इनको ताजगी जरा सी भी पसंद होती तो ये मुस्कुराते, लेकिन
ये ताजगी पर मुस्कुराने के बजाय जिस तरह से रुदन क्रंदन कर रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं, उससे इनकी सोच जवानी के प्रति, ताजगी के प्रति, सकारात्मकता के प्रति वो साफ दिखाई देती है। इनकी नकारात्मकता जितनी इनके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है, हरियाणा की जनता भी आने वाले चुनावों में इस नकारात्मकता को नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जैसे 3 राज्यों में स्वीकारा गया है, 3 राज्यों में जैसे हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकारा गया है, हरियाणा में भी हम तीसरी बार हरियाणा में भी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे और जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। बीजेपी के नए प्रयोग से क्या 24 में जीत का योग बनेगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।